वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है 5 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 की 1 to 25 क्वेश्चन हम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 2 दिसंबर का कंप्लीट करा चुकी हूँ शिफ्ट सेकंड का। 4 दिसंबर शिफ्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 5 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 10 दिन ही, मतलब अभी टेंटेटिव ही है कि 24 के बाद ही कंडक्ट होंगे। तो बट फिर भी हम अपनी अगर प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर से कंटिन्यू रखें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है और उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आउटवर्ड कम्युनिकेशन, इनवर्ड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट एजेंसी, सर्कुलर, मेमोज, ग्रुप चेन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हम एक बार हिंदी में और देख लेते हैं कि औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, बाह्य संचार और आंतरिक संचार, ठीक है। सरकारी एजेंसियां, परिपत्र, ज्ञापन, समूह श्रृंखला। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि जैसे ऑफिसेज में होता है, ठीक है। या फिर मेमोज क्या होते हैं, ज्ञापन होते हैं, मतलब ज्ञापन लाइक कि आप कोई नोटिस दे रहे हैं कुछ चीज़ को, तो वो क्या बोलते हैं कि वो क्या होना चाहिए, एक फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं कुछ भी। तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन मेमोज, ठीक है। तो अगर हम उसमें देखें औपचारिक संचार जो होगा वो क्या होगा, ज्ञापन, ठीक है। और फिर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है कि लाइक हम ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के बीच में, या फिर मतलब नॉर्मल एक टॉक चल रहा है, तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेके आते हैं, तो वो हम उसको ग्रुप चेन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक संचार भी क्या होता है कि समूह श्रृंखला में जो होता है, ठीक है। फिर आता है आउटवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी आउटवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू पब्लिक को नोटिस देती है या कुछ भी देती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हम मानते हैं कि वो क्या है, एक आउटवर्ड कम्युनिकेशन है। और इनवर्ड क्या होता है, सर्कुलर लाइक कि जो इनवर्ड मतलब अंदर ही अंदर एजेंसीज़ के बीच में होता है, वो क्या है, मतलब किसी के भी बीच में, मतलब लाइक ऑफिस में जैसे एक सर्कुलर आपको दिया, तो जो भी इनवर्ड मतलब एक सिस्टम में उनका खुद का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनता है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, दैट इज़ फर्स्ट। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। औपचारिक संचार इस ज्ञापन, अनौपचारिक संचार है हमारे पास समूह श्रृंखला, बाह्य संचार है हमारे पास सरकारी एजेंसी, और आंतरिक संचार है परिपत्र, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि कम्युनिकेशन चैनल है और उनके टाइप हैं। ब्लॉगिंग, टेलीविज़न, पीरियोडिकल्स, कलेक्शन साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो हमें पता है कि जो कलेक्शन साइट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है। अब जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग ऑब्वियसली कहाँ होती है, सोशल मीडिया पे, ठीक है। टेलीविज़न हमारा क्या है कि ई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है। और पीरियोडिकल जो पत्रिकाएं हमारे पास क्या होती हैं, प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो क्या है, डी का फोर्थ है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का, डी इज़ द राइट आंसर। हिंदी में देखते हैं, ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग हमेशा क्या होती है, जो भी सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं या फिर कुछ और ब्लॉग्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। टेलीविज़न हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया, और कलेक्शन साइट हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ साइट को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। Which two among the following factors are responsible for transgression of ethical principle in research? Harm to participants, lack of informed consent, not greeting the participant after the experiment is over, asking difficult question. शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी दो तत्व कौन से हैं? प्रतिभागियों की क्षति, संसूचित सहमति का अभाव, प्रयोग पूरा होने के उपरांत प्रतिभागियों का स्वागत नहीं करना, दुरूह प्रश्न पूछना। देखो ऐसा कुछ नहीं एथिकल में कि आप कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एथिकल में नहीं माना जाएगा। तो डी तो नहीं है, तो इस उससे सी भी आपका आंसर नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद आता है कि पार्टिसिपेंट को ग्रीट करना। ऐसे नहीं होता कि आपको स्वागत कुछ करना है, जो भी उसमें पार्टिसिपेंट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता एथिकल रिसर्च के उसमें भी, ये नहीं, कुछ ऐसा नहीं आता। तो सी भी आपका गया। तो ए और बी ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन है डी। डी में क्या है कि एक तो ना तो आप प्रतिभागियों को कोई हार्म पहुंचा सकते हो, ठीक है। और उनके जो मतलब आपको लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि जो आपकी जो सहमति का मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कुछ उन्होंने कुछ किया था और आपने क्या किया, उन्होंने जो बताया था आप कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। आप मतलब सहमत नहीं हो या कुछ और भी है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एथिकल उसमें आता है कि आपके पास एथिक्स नहीं है, ठीक है। आपके पास वो नैतिक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कॉलेज टीचर कंडक्ट अ क्विज सेशन विद अ व्यू टू एक्सेलरेट द टाइप ऑफ मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन। दिस विल फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन, समेटिव, क्राइटेरिया बेस्ड, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक।
एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभा की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहेली सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा? तो ये लिया जाता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में, निर्माण तक। देखो जो भी क्विज़ हैं, जो क्लास टेस्ट हैं, जो भी चैप्टर टेस्ट हैं, वो सब किस में आते हैं? फॉर्मेटिव में, क्योंकि उसमें वो क्या देख रहा होता है कि अभी तक बच्चे ने किया है वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई सेशन के अकॉर्डिंग वो क्या हम बोलेंगे उसको, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द वेज दैट वुड बी फॉलोड बाय अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद पब्लिक बाय ऑर्गेनाइजिंग एन ओपन हाउस। ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? पब्लिसिटी, लॉबिंग, पब्लिक रिलेशन, इमेज बिल्डिंग। प्रचार, लॉबिंग, जनसंपर्क, छवि निर्माण। देखो जहाँ पे ओपन हाउस होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जनता के साथ मतलब आप बात कर सकते हैं, एक नॉर्मल एक कम्युनिकेट कर सकते हैं पब्लिकली, ठीक है। तो वहाँ पे ओब्वियसली आपकी पब्लिसिटी भी होगी, आपके रिलेशन भी अच्छे बनेंगे और आपकी इमेज भी बनेगी, ठीक है। लॉबिंग नहीं होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? ए, सी और डी, दैट इज़ बी, सॉरी ए, सी और डी आंसर है, दैट इज़ ए, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेसिमल 102 इन डेसिमल, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, SMS टेक्सटिंग। 011010 इन बाइनरी, 11001110 इन बाइनरी, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, असिंक्रोनियस। देखो ये बाइनरी का कंसेप्ट भी बहुत बार पूछा गया है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो ये मैं एक अलग से कराने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अभी मैं आपको यहाँ पे एक बता देती हूँ कि अगर आपको देखना है तो कैसे करते हैं। देखो जब भी हम बाइनरी में अगर हम ये निकालना हो कि इसका क्या निकलेगा, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 0 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये 2 की पावर 1 होता है, ये 2 की पावर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो अगर हम 2 की पावर 0 देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। 2 की पावर 0 डैट इज़ 0, 2 की पावर 1 डैट इज़ 2, ये 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस ये 32, तो 32 प्लस 16 प्लस 2 50 बना। तो मतलब ये इसका ऐसे है। ऐसे ही आपको 102 का सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे बताना है कि क्या होगा। रियल टाइम आपको आपका आया कि नहीं आया। रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है कि जिसमें 2 टाइम पे मतलब सामने एक दूसरे का होना, ऑनलाइन होना ज़रूरी है, तो ये होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। SMS टेक्सटिंग होता है कि मैंने एक बार आपको SMS किया, वो अब आपके ऊपर है कि आप कब देख रहे हो, आप उसी टाइम पर देख रहे हो या नहीं, मतलब आपका ऑनलाइन होना ना होना ज़रूरी नहीं है, तो वो आता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन पे। तो ये डायरेक्ट आंसर है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, दैट इज सी, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं दशमलव में 50 द्विभाजी में कितना होगा। तो द्विभाजी में मैंने निकालने के लिए अभी आपको बताया कि 0 1 1 0 0 1 0 जब आए ऐसे तो 2 की पावर 0 कर लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 जहाँ तक भी चले, ठीक है। तो उन सबको प्लस कर दो इंटू मल्टीप्लाई करके। जो 0 वाले होंगे वो तो 0 ही हो जाएंगे, जो 1 होंगे वो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 के साथ और हम उसका एडिशन कर देंगे। ऐसे ही हमें दशमलव में 102 निकालना है। और जो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको हम समकालिक संचार बोलते हैं, जिसमें दोनों का एक साथ ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और SMS संदेश विषमकालिक है क्योंकि इसमें एक दूसरे का ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस, कि जो इसमें से निम्नलिखित में से क्या निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है? कन्वर्जन, ऑब्जर्वन, सिलोजिज्म, कॉन्ट्रापोजिशन। तो इसमें जो इसका नहीं है परिवर्तन, प्रतिवर्तन, न्याय वाक्य, प्रति परिवर्तन। तो इसका जो आंसर है वो है न्याय वाक्य। सिलोजिज्म इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस का। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कमीशन एंड एजुकेशन हैव गिवन क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर ऑफ इन इच ईयर दे इन विच दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब हमें ईयर बताना है, ईयर के अकॉर्डिंग बताना है कि वो कमीशन कब आया था। पहले आया था कोठारी, मुदलियर या राधाकृष्णन, या फिर राधाकृष्णन मुदलियर या कोठारी, मुदलियर कोठारी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन कमीशन कोठारी और मुदलियर। निम्नलिखित शिक्षा आयोग में समूह में कौन सा समूह इनके गठन के कालक्रम के अनुसार है? कोठारी, मुदलियर, राधाकृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया था वो सबसे पहले हमें पता है इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले आया था राधाकृष्णन कमीशन, तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए था। उसके बाद मुदलियर आया था, फिर लास्ट में हमारे पास जो मेन है वो क्या आया था? हमारा कोठारी कमीशन, ठीक है। इन कमीशन पे भी मैं एक पूरी हायर एजुकेशन का मैं ऑलमोस्ट सीरीज़ करा चुकी हूँ जो आपको अभी के लिए हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आई कार्ड पे भी डाल दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट
In the grounded theory, researcher collect data using theoretical sampling until theoretical saturation is achieved. This process can be summarized in the following sequence. देखो सबसे पहले वो क्या होता है, हमारे पास जर्नल क्वेश्चन होता है, ठीक है. फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सैम्पल लेना है, फिर हम कलेक्ट करते हैं डाटा, फिर हम एनालाइज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि सेचुरेशन क्या है उसका, ठीक है. तो इस हिसाब से जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है डी, ठीक है. आधारिक सिद्धांत में शोधकर्ता सैद्धांतिक संतृप्ति होने के तक सैद्धांतिक प्रतिचयन के प्रयोग द्वारा डाटा संग्रहण करते हैं. इस प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रम में दर्शा गया है. ऑब्वियसली जो पहले आपका प्रश्न था आप पहले उस पर देखेंगे, फिर उसका सैद्धांतिक प्रतिदर्श देखेंगे, फिर डेटा का संग्रह करेंगे, फिर डाटा का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आपकी जो सैद्धांतिक संतृप्ति होगी, ठीक है. तो डी इज़ द राइट आंसर. Next, which one of the following statement is correct? www is a network that first started with 4 computer nodes. www is a service that runs on internet. देखो obviously it runs on internet, but ये नहीं था कि वो कि पहले 4 कंप्यूटर नोड जोड़े थे तो वो बन गया था. ये तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, कितने भी जुड़ सकते थे, ठीक है. 2 3 4 5 6 7 कितने भी, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो 4 कंप्यूटर के साथ शुरू हुआ था या कुछ ऐसे. तो बी इज़ द राइट आंसर, बी ओनली. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? www नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है. पर हाँ, www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है. तो केवल बी इज़ द राइट आंसर. Assumption of unperceived fact in order to reconcile two apparently inconsistent perceived fact is known in Indian logic as. प्रत्यक्ष रूप से असंगत 2 प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के समायोजन हेतु अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में क्या संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर है अर्थपति. मतलब हम इसको कॉम्प्लिकेट करते हुए ऐसे नॉर्मल में समझेंगे. देखो अर्थपति में क्या करता है, हम इम्प्लीकेशन करते हैं. मतलब वो ये नहीं कर रहा होगा तो ऐसे कर रहा होगा. जैसे वो था ना कि फैट वो दिन में नहीं सोता तो वो फिर भी हेल्दी है, तो ऑब्वियसली वो रात में सोता होगा, या फिर वो रात में नहीं सोता तो दिन में सोता होगा, ऐसे कुछ. तो हम वहाँ से जहाँ पे हमें जो फैक्ट नहीं देते हम उससे एक फैक्ट निकालते हैं, तो वहाँ पे आता है अर्थपति, ठीक है. इस पर भी मैंने इंडियन लॉजिक पे भी एक पूरी फुल फ्लैज वीडियो बनाई है, तो वो ज़रूर देखना. उसके बाद मैंने इसके MCQs भी डिस्कस किए हैं अलग वीडियो में, और स्ट्रक्चर ऑफ काइंड्स ऑफ अनुमाना भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कंटेन्स ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया. USB memory stick, Blu-ray disc, CD-ROM, DVD, CD-ROM, USB memory stick, CD-RW, hard disk, USB memory stick, CD-ROM, DVD, CDR, Blu-ray disc, CD-RW. निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया शामिल है. तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है DVD, CDR, मतलब जो रीड राइट हो सकती हैं, ब्लू रे डिस्क और CD मतलब जिनको हम लेज़र के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है. तो ये है डी. नेक्स्ट आता है केमिकल क्लास दी हुई है और उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है. एलर्जेंस, म्यूटेजेंस, कार्सिजोनेंस और टेट्रोजेंस. केमिकल डेट ऑल्टर और डैमेज द जेनेटिक मटेरियल सेल. सब्सटेंसेस डेट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम. केमिकल डेट स्पेसिफिकली कॉज abnormalities ड्यूरिंग एम्ब्रियोसिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सब्सटेंसेस डेट कॉज इनवेस आउट कंट्रोल सेल ग्रोथ रिजल्टिंग इन मैलिगेंट ट्यूमर्स. तो इसका आंसर है सी. मतलब एलर्जेंस क्या होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को. म्यूटेजेंस क्या होते हैं जो ऑल्टर और डैमेज करते हैं आपकी जेनेटिक कार्सिनोजेंस क्या होते हैं जो आप क्या करते हैं, कॉज करते हैं इनवेज आउट कंट्रोल सेल ग्रोथ, मतलब हमें ट्यूमर भी हो सकता है. टेट्रोजेंस क्या करते हैं जो स्पेसिफिकली कॉज करते हैं अबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग एम्ब्रियोसिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. तो सी इज़ द राइट आंसर. जो एलर्जन होता है वो क्या करता है, प्रतिरोध प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ हैं. म्यूटेजीन क्या होते हैं, कोशिकाओं में आनुवंशिक तत्व में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाले रसायन. कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिका में आक्रामक अनियंत्रित वृद्धि होती है जिसके कारण विषालु ट्यूमर हो सकता है. और टेट्रोजेन क्या होते हैं, भ्रूण की वृद्धि और विकास के दौरान जब आपको असामान्यता होती है तो वो पैदा करने वाले रसायन कौन से होते हैं, टेट्रोजेन. तो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज ए 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स ड्यूली digitized and lodged by academic institution. National academic depositories and all digital library that store information about particular type of digital content relevant to citizens. देखो ये उल्टा दिया हुआ है. जो NAD है वो होते हैं हमारे पास 24 ऑनलाइन स्टोर होता है जहाँ से आप अपने एकेडमिक अवार्ड्स ले सकते हैं. और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया होता है एक लाइब्रेरी जो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन. तो इसमें से ए और बी कोई भी सही नहीं है बल्कि आपस में अपोजिट हैं, ठीक है. भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं. जैसे कि मैंने बताया ना तो ए ही सही है ना ही बी, बल्कि एक दूसरे से
अलग है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है वो एक पूर्ण रूप से डिजिटल पुस्तकालय है जिससे नागरिकों के प्रारंभिक विभिन्न प्रकार की डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित का भंडारण होता है। और जो राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार है वो एक अकादमिक संस्थाओं में संग्रहित विधिवत डिजिटल संस्कृत अकादमिक पुस्तकों का एक 24/7 ऑनलाइन भंडारकोप है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो आपका ना तो ए सही है और ना ही बी। Which one of the following is signified by the term हेतु in the process of अनुमान in classical Indian school of logic? देखो हेतु हमारे पास क्या होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ रीज़न होता है, ठीक है, कारण का कथन। निम्नलिखित में से क्या भारतीय तर्कशास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार निष्कर्ष की प्रक्रिया में हेतु पद को व्यक्त करता है? वो क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ रीज़न, डैट इज कारण का कथन। If the word teacher is coded as TCGACCV and the word surgeon is coded as PMGTSU in a certain code language, then कॉनकोड क्या होगा? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जो TCGACCV है, अगर हम देखें क्या टीचर है ना, टीचर हमारे पास है TCGACCV। तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये क्या है, RST +2 E -2 H +2 -2 +2 -2 +2 ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ऐसे ही निकालना है, कॉनकोड भी, कॉनकोड। तो D पहले क्या था हमारे पास +2, तो F R -2 P O +2 Q OPQ C -2 A, ऐसे कर करके जब हम देखेंगे तो C आंसर निकलेगा, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना कि आपका पूरा ये ऐसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। +2 -2 +2 -2 रिवर्स में, ठीक है। Pointing towards a woman said, his wife's father is the husband of my mother's only daughter. How is the woman related to man? ये हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इनके पत्नी के पिता मेरी माँ की बहन की नहीं आएगी, मेरी माँ की इकलौती आएगा, सिर्फ इकलौती पुत्री के पति हैं। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है। तो इसने बोला देखो एक आदमी की तरफ वो करके कह रही है कि हिज वाइफ फादर मतलब उसके ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ। तो इज़ द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, माई मदर्स ओनली डॉटर मतलब वो खुद, ठीक है, और उनके हस्बैंड मतलब लड़की के पापा, ठीक है। तो वो उसकी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ, सास, ठीक है, सॉरी मदर इन लॉ, ठीक है। देखो एक मैन है, उसकी तरफ एक पॉइंट करके एक औरत कह रही है कि हिज वाइफ फादर मतलब उसके फादर इन लॉ, ठीक है। इज़ द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली मतलब माई मदर्स, उस वुमेन की मदर मतलब उसकी मदर के ओनली डॉटर वो खुद, ठीक है, और उसके हस्बैंड कौन होंगे, उस लड़की के पापा, ठीक है, और हिज वाइफ फादर और एक हो गया ना फादर, तो वहाँ पे क्या होगा उनकी, अब वो क्या है, सास हुई, ठीक है। डी, noise level at traffic site are recorded for 1 hour at sampling interval of 1 second and percentile index of noise L1, L10, L50 are computed फ्रॉम द डाटा। तो इंडेंसेस को ऐसे अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीज ऑफ देयर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम टू मैक्सिमम में इसमें आता है L9, पहले 90 आएगा, फिर 50, फिर 10, फिर 1, ठीक है। कि यातायात के एक स्थल प्रति सेकंड के अंतराल पर 1 घंटे का ध्वनि स्तर का नमूना एकत्रित किया जाता है और ध्वनि के सूचकांक L1, L10, L50, L90 की गणना आंकड़ों में की जाती है। सूचकांकों के मान को न्यूनतम से अधिकतम के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इनमें से कौन सा क्रम सही दर्शाता है, डैट इज़ डी इज़ द राइट आंसर। Choose the institution which are not authorized to confer degree according to UGC NEC 1956. Institutions established under linguistic minority deemed to be university, constituent colleges, affiliated colleges. ऐसे संस्थानों का चयन कीजिए जिन्हें UCG अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान, मानित विश्वविद्यालय, संघटक कॉलेज और संबंध कॉलेज। तो इसमें सिर्फ डीम टू बी यूनिवर्सिटी को नहीं मिला था, बाकी तीनों को मिला था, तो डैट इज़ डी, ACD। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, परफॉर्मेंस टेस्ट, पोर्टफोलियो एग्जीबिशन। बहुविकल्प है प्रश्न, कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो प्रदर्शनियाँ। तो नेक्स्ट इसका आंसर है MCQ, क्योंकि MCQ अभी लेटेस्ट वाले में आया मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो MCQ ट्रेडिशनल पहले नहीं होते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि टेबल है
जो स्टूडेंट दिखा रही है जो एडमिट हुए हैं 3 डिफरेंट कॉलेजेस में ABC में और ड्यूरिंग 2014 से 2019 तक, ठीक है। बेस्ड ऑन द डाटा कंटिन्यूड इन टेबल आंसर द फॉलोइंग 1 to 5, ठीक है। तो हमें बताना है कि 1 to 5 में कितने हैं। What is the approximate % increase in number of student admitted in college A in year 2000 as compared to previous year? देखो कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, देखते हैं पहले। नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड हुए थे कॉलेज में, कितने हुए थे 2016 में 17। प्रीवियस ईयर मतलब उससे पिछला साल 2015 था, तो उसमें कितने हुए 15,000। तो इंक्रीज़ इन नंबर कितने हुए, 17 में से 15 गए 2,000। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा 2,000 बाई, अब जो प्रीवियस वाला था 15,000 इंटू में 100, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स निकलेगा 13%, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज ए इन द ईयर 2015, इन बी इन 2016 एंड सी इन 2019 टुगेदर। तो वर्ष 2015 में कॉलेज में ए में प्रवेश लेने वाले, 2016 में कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले और 2019 में का कुल छात्रों का औसत कितना है। पहले देख लो कि कितने कितने हैं। कॉलेज ए में 2015 में आए हैं 15,000, बी में 2016 में आए हैं 23,000, सी में आए हैं 16,000। तीनों को प्लस किया और एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो आंसर इज़ 18,000। बहुत ईजी आता है DI, बस आपको समझना है कि क्या है और बहुत ही ईजी आता है, ठीक है। Total number of students admitted in college C all over year was approximately what % of total number of students admitted in all 3 colleges together in year 2017। इसने बोला है कि जितने भी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले जितने भी हैं, ठीक है, और जितने 2017 में तीनों कॉलेज में लेने वाले हैं तो उनका कितना परसेंटेज होगा उसका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एडमिटेड कॉलेज इन ऑल ईयर्स कितने थे 1,06,000, ठीक है। और 2017 में सभी कॉलेज में से कितने थे 63,000। तो हम यहाँ से निकालेंगे 63,000 ऑफ x इज इक्वल टू x% कितना होगा 10600। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 168, ठीक है। आप इसे ज़रूर निकालने की करना, और अगर नहीं निकले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज ए ओवरऑल द ईयर्स टुगेदर। मतलब जो कॉलेज ए में हुए हैं एडमिट सभी ईयर्स के, और टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एडमिटेड इन कॉलेज सी इन ईयर 2018 एंड 2019। तो और कॉलेज सी का सिर्फ हमें बताना है जो 2018 और 19, और उनका डिफरेंस बताना है, मतलब माइनस करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ए अगर हम देखें सभी में कितने हुए हैं 1,02,000, और सी में 2018 और 19 में कितना है 40,000। तो डिफरेंस कितना आया 1,02,000 माइनस 40,000 दैट इज़ 62,000। नेक्स्ट विच कॉलेज वॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द ईयर 2016। जो 2016 में था उसमें सेकेंड लोवेस्ट बताना है कॉलेज कौन सा है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन 2018 मिनिमम, और जो जिस कॉलेज में 2018 में सबसे कम बच्चे आए हैं वो बताना है, ठीक है। किस कॉलेज में वर्ष 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या नीचे से दूसरे स्थान पर बतानी है, और वर्ष 2018 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम है उसमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें 17 आए हैं, इसमें 23 और इसमें 19, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा है सी, ठीक है, सेकेंड लोवेस्ट बताना है ना हमें। और नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन 2018 मिनिमम, 2018 में मिनिमम इसमें 22 है, इसमें 26, इसमें 24, तो मिनिमम किस में आया है ए में, तो C and A इज़ द राइट आंसर, ठीक है, C and A। तो ये 1 to 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर इसमें कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे नेक्स्ट में जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।